विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुद्रा। तो ये जो मुद्रा जिसको हम संक्षिप्त में या सामान्य भाषा में उसको पैसा कहते हैं। तो आज ये टॉपिक जो है मुद्रा, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा हम संक्षिप्त में ये पढ़ने वाले हैं कि मुद्रा का शोध लगने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी और वस्तु विनिमय प्रणाली में जो लेन देन होता था वो लेन देन वस्तु के बदले में वस्तु होता था। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई दोष पाए जाते थे जिसके वजह से विनिमय माध्यम या लेन देन करना जो है वो या व्यवहार करना ये कठिन काम हो जाता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उसके दोष दूर करने के लिए फिर मुद्रा का शोध लगा। लेकिन मुद्रा का शोध जो है वो कब लगा, कौन से सदी में लगा, ये तय कर पाना एक कठिन काम है। लेकिन मुद्रा का शोध लगने से मनुष्य का जीवन जो है वो आसान हो गया, मनुष्य के व्यवहार जो है वो सरल बन गए। तो मुद्रा जो है, मुद्रा का शोध लगने से जो है आर्थिक व्यवहार जो है ये सरल हो गए, लेन देन जो है वो सरल हो गया। तो मुद्रा से जो है एक पूरा परिवर्तन मानव जीवन में हो गया। तो आज के वीडियो में मुद्रा के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। तो मुद्रा जब हम कहते हैं तो मुद्रा किसे कहेंगे ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो मुद्रा का अर्थ जानने के लिए हमको परिभाषा जान लेना बहुत जरूरी है। तो पहली परिभाषा जो है वो प्रोफेसर क्राउदर ने बताई है। तो क्राउदर क्या कहते हैं कि मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और साथ में मुद्रा के मापन तथा मुद्रा के संग्रहण का भी कार्य करे। ऐसी चीज को या वस्तु को हम कहेंगे मुद्रा। तो क्राउदर ने यहां पर मुद्रा जो है उसके 3 कार्यों को ध्यान में लिया है अपने परिभाषा में। वो कौन सी है? तो पहला है विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम यानी लेन देन के व्यवहार करने वाली जो है उसे कहते हैं विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा ये विनिमय का माध्यम का कार्य करती है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुद्रा का मापन, कि मुद्रा से हम किसी भी वस्तु का मापन कर सकते हैं, ये कार्य ध्यान में रखा है। फिर उसके बाद में मुद्रा का संग्रहण यानी मुद्रा हम पैसे जो है वो संग्रहण यानी जमा कर सकते हैं। तो ऐसे ये 3 कार्य, विनिमय के माध्यम, मुद्रा का मापन और मूल्य संग्रह, ये 3 कार्य करने वाली जो भी वस्तु है उसे मुद्रा कहेंगे, ऐसा प्रोफेसर क्राउदर ने अपनी परिभाषा में बतलाया। उसके बाद में हम दूसरी परिभाषा देखते हैं, हार्टले विदर्स इनकी परिभाषा। तो इन्होंने क्या कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आसान सी और सरल परिभाषा उन्होंने कहा है कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा के जो कार्य है वो कार्य करने वाले किसी भी वस्तु का आप मुद्रा कह सकते हैं। ऐसे हार्टले, विदर्स ने और वॉकर ने ये परिभाषा बतलाई है। तो ये 2 परिभाषा जो है, ये 2 परिभाषा से अर्थ समझ में आए कि मुद्रा किसे कहते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं मुद्रा के कार्य की तरफ कि मुद्रा कौन से कार्य करती है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, मुद्रा को बहुत कार्य करने होते हैं। तो हमने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। जो पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है गौण कार्य अथवा सहकारी कार्य, सहायक कार्य, और तीसरा है आकस्मिक कार्य। तो हमने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक कार्य, आकस्मिक कार्य और सहायक कार्य। तो सबसे पहले हम जो है मुद्रा के कार्य में का पहला कार्य लेंगे, प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य किसे कहते हैं? तो प्राथमिक कार्य जो है ये मुद्रा को अनिवार्य होते हैं, ये मुद्रा को करने ही होते हैं, क्योंकि ये कार्य करने बगैर मुद्रा जो है वो रह नहीं सकती, उसको करना आवश्यक ही होता है। तो प्राथमिक कार्य कौन से है मुद्रा के? तो प्राथमिक कार्यों में 2 कार्यों का समावेश होता है, जिसमें से पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। तो पहला हम देखेंगे विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम यानी लेन देन का माध्यम। तो हमने इसके पहले कहा कि मुद्रा का शोध लगने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी। तो पहले लेन देन जो है या विनिमय का माध्यम क्या था? वस्तु थी। तो वस्तु के बदले में वस्तु से लेन देन होता था, विनिमय होता था। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में कई दोष पाए जाते थे। तो कई दोष जो है पाए जाने के कारण विनिमय जो लेन देन है उसमें कई समस्या और दिक्कतें आती थी। लेकिन मुद्रा का शोध लगने के बाद में मुद्रा का पहला कार्य, प्राथमिक कार्य या अनिवार्य कार्य कह सकते हैं, वो बन गया है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा के शोध लगने से मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करने लगी और आज सभी व्यवहार जो है वो मुद्रा में ही किए जाते हैं।
जिसे हम विनिमय का माध्यम कहते हैं। तो विनिमय जो है ये मुद्रा में होने लगा, तो सबसे पहला कार्य है, प्राथमिक कार्य में का पहला वो है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा जो है ये विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करती है। दूसरा कार्य जो है मूल्य का मापक। अब ये जो मूल्य का मापक ये प्राथमिक कार्य में का दूसरा कार्य है। मूल्य का मापक इसका अर्थ किसी भी वस्तु का आप जो है मूल्य या कीमत ये आप मुद्रा में तय कर सकते हैं। तो वस्तु का मापन करना या वस्तु का मूल्य निकालना ये हम मुद्रा में कर सकते हैं। तो मुद्रा में वो ताकत है या वो मुद्रा में वो क्या कहते हैं उसे, मुद्रा में ये शक्ति है कि हम किसी भी वस्तु का मापन जो है वो मुद्रा में कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई वस्तु की कीमत क्या है तो हम तुरंत कहते हैं भाई ये 10 रुपए है, तो 10 रुपए यानी उस वस्तु का मूल्य या कीमत हमने काय में तय की, मुद्रा में की। तो मुद्रा का ये जो दूसरा कार्य है मूल्य का मापन करना। तो ये प्राथमिक कार्य के ये जो है 2 कार्य है। इसके बाद में मुद्रा का जो दूसरा कार्य है वो है गौण कार्य अथवा सहायक कार्य। तो गौण कार्य या सहायक कार्य किसे कहते हैं? तो प्राथमिक मुद्रा को प्राथमिक कार्य करना जरूरी है, अनिवार्य होते हैं, लेकिन प्राथमिक कार्य के साथ साथ मुद्रा और भी सहायक कार्य करती है या सहायक कार्य करने पड़ते हैं, उनको गौण कार्य अथवा सहायक कार्य कहा जाता है। तो सहायक कार्य या गौण कार्य में का पहला कार्य है स्थगित भुगतान का आधार। तो स्थगित भुगतान इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। स्थगित यानी रोकना और भुगतान यानी चुकाना। तो स्थगित भुगतान यानी जो भी व्यवहार व्यक्ति करता है तो उस व्यवहार का भुगतान तुरंत न करते हुए उसको स्थगित किया जाए या रोक दिया जाए। रोकने के बाद में कुछ अंतराल के बाद में या कुछ समय के बाद में जो भुगतान किया जाता है उसे कहते हैं स्थगित भुगतान। तो स्थगित भुगतान जिसको हम संक्षिप्त में उधार के व्यवहार भी कह सकते हैं। तो स्थगित भुगतान जो है इसका आधार जो है वो मुद्रा होती है, क्योंकि अगर भुगतान आज न करते हुए वो भुगतान हम कुछ समय बाद करते हैं तो उसका भुगतान जो है स्थगित भुगतान वो भी हम मुद्रा में ही करते हैं। उसका स्थगित भुगतान का आधार भी क्या होता है? मुद्रा ही होती है। तो पहला ये कार्य सहायक कार्य में का कि स्थगित भुगतान का आधार ये मुद्रा होती है। दूसरा कार्य है मूल्य संचयन का साधन। मूल्य संचयन, संचयन यानी जमा करके रखना। तो मूल्य संचयन इसका अर्थ हम मुद्रा को जमा करके रख सकते हैं, पैसे को जमा करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रा में एक गुण है वो है टिकाऊपन। तो मुद्रा ये काफी वर्षों तक टिक सकती है, वो खराब नहीं हो सकती। टिकाऊपन ये गुण मुद्रा में होने के कारण हम मुद्रा का जो है वो संचयन जमा करके रख सकते हैं और कई वर्षों तक, सालों तक ये हम मुद्रा जो है उसका हम संग्रहण या जमा करके हम रख सकते हैं। तो ये मुद्रा में ये टिकाऊपन गुण रहने के कारण ही हम मुद्रा का संचयन कर सकते हैं। तो मुद्रा के रूप में हम जो है पैसा जो है वो जमा करके रख सकते हैं। तो पैसे जमा करना या मूल्य संचयन करना ये भी कार्य जो है वो मुद्रा को करना होता है। तो ये दूसरा कार्य है। इसके पश्चात आता है तीसरा कार्य मूल्य का हस्तांतरण। अब मूल्य का हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ, एक जगह से दूसरे जगह। मूल्य का हस्तांतरण यानी मुद्रा का जो हस्तांतरण है वो आसानी से किए जा सकता है। इसका मतलब एक व्यक्ति से मुद्रा दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है, एक स्थान से मुद्रा दूसरे स्थान जा सकती है, एक देश से मुद्रा दूसरे देश में भी जा सकती है। तो मुद्रा का हस्तांतरण ये मूल्य का हस्तांतरण जो है ये मुद्रा में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मुद्रा में एक दूसरा गुण है वो है वहनीयता। वहनीयता यानी आसानी से हम उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो मुद्रा में वहनीयता ये गुण होने के कारण ये जो मूल्य का हस्तांतरण ये कार्य जो है वो आसानी से मुद्रा में हो सकता है। जैसे कि भाई आपको किसी दूसरे शहर में जाना है तो आप वस्तु न लेके जाते हुए अगर मुद्रा अपने साथ लेके जाते हैं तो आसानी से एक जगह से आप दूसरी जगह आसानी से आप जा सकते हैं, मुद्रा को साथ में लेके जा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी तो वस्तु को दूसरे जगह पे लेके जाना, स्थान पे लेके जाना यह बहुत कठिन काम था। लेकिन मुद्रा के शोध के बाद में ये जो मूल्य का हस्तांतरण है, ये मूल्य का हस्तांतरण कार्य जो है वो आसान हो गया। आप मुद्रा कहीं पे भी लेके जा सकते, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या आती नहीं। क्यों? क्योंकि वहनीयता ये गुण ये मुद्रा में होने के कारण ये जो मूल्य का हस्तांतरण है ये कार्य मुद्रा आसानी से कर लेती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मुद्रा का जो दूसरा कार्य था वो है गौण कार्य अथवा सहायक कार्य। इसमें से ये 3 कार्य है
स्थगित भुगतान का आधार, मूल्य संचयन का साधन और मूल्य का हस्तांतरण। अब ये दूसरा कार्य मुद्रा का होने के बाद में अब हम बढ़ते तीसरा कार्य, जिसको कहा जाता है आकस्मिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य मुद्रा को करने होते हैं, प्राथमिक के साथ साथ मुद्रा को सहायक अथवा गौण कार्य भी करने होते हैं, लेकिन मुद्रा को ऐसे कोई कार्य करने पड़ते हैं कि वो भी मुद्रा को अनिवार्य होते हैं, तो उसको कहा गया है आकस्मिक कार्य। तो ये आकस्मिक कार्य कौन से है? तो जिसमें से पहला है सामाजिक आय का वितरण। अब ये जो सामाजिक आय का वितरण, इसका अर्थ क्या है ये समझ लीजिए पहले कि उत्पादन के 4 घटक है, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। तो ये चारों घटक जो है वो अपना अपना कार्य करते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन लेना है तो ये चारों घटक अनिवार्य होते हैं, और ये चारों घटक, उत्पादन के 4 घटक, ये अपना अपना कार्य करते हैं। तो इन चारों घटकों को फिर से करो, कौन से 4? भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। तो ये जो चारों घटक है ये वस्तु का उत्पादन लेने के लिए अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये चारों घटक अपना अपना कार्य करते हैं, तो इनको चारों को इनके कार्य के अनुसार जो है इनका मुआवजा देना होता है, या उनको जो है वो आय देनी होती है। तो अपना अपना काम करते हैं। तो इन चारों घटकों को जो आय दी जाती है वो मुद्रा में ही दी जाती है। जैसे भूमि को लगान दिया जाता है, श्रम को जो है वो मजदूरी दी जाती है, पूंजी को जो है वो ब्याज दिया जाता है, और साहस को मिलता है लाभ। तो ये जो चारों घटकों को जो अपने अपना कार्य करने का जो मुआवजा मिलता है वो मुद्रा में ही दिया जाता है। इसलिए मुद्रा को सामाजिक आय के वितरण का साधन भी कहा जाता है। तो मुद्रा जो है वो सामाजिक आय के वितरण का साधन के रूप में भी कार्य करती है। इसके बाद में दूसरा कार्य आता है आकस्मिक का, वो है साख अथवा कर्ज व्यवस्था का आधार। साख को ही कर्ज अथवा ऋण कहा जाता है, और आज ये जो साख जो व्यवस्था है वो आज आधुनिक युग में जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि बड़े बड़े व्यवहार जो है वो ये साख व्यवस्था पर आधारित है। तो साख अथवा ऋण जो है ये भी मुद्रा में लिया जाता है। जैसे किसी को ऋण चाहिए तो वो जो अगर किसी बैंक के पास जाता है तो बैंक उसको मुद्रा में ही ऋण देती है, और ऋण का भुगतान भी जो है वो कायमी करता है कर्जदार, वो भी मुद्रा में ही करता है। तो साख व्यवस्था जो है या ऋण व्यवस्था का आधार भी मुद्रा ही होती है। इसका अर्थ ये है कि साख व्यवस्था या मुद्रा के जो व्यवहार है ये मुद्रा में ही किए जाते हैं, मुद्रा में ही ऋण दिया जाता है और मुद्रा में ही ऋण का भुगतान किया जाता है। इसलिए साख व्यवस्था का आधार भी जो है वो मुद्रा है। तो मुद्रा को ये भी कार्य करने होते हैं। तीसरा जो कार्य अंतिम वो है पूंजी को एक सामान्य रूप प्रदान करना। तो ये जो पूंजी को एक सामान्य रूप प्रदान करना, इसका अर्थ क्या है? तो मुद्रा में एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है कि किसी भी वस्तु को वो जो है वो एक सामान्य रूप प्रदान कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आदमी के पास कई संपत्ति है, तो संपत्ति में कई प्रकार की संपत्ति होती है, जैसे कि मकान है, घर है, खेती है, उसके शेयर्स है, सोना है। तो ये जो सब चीजें है वो व्यक्ति की संपत्ति होती है। तो ये सभी संपत्ति को एक सामान्य रूप प्रदान करने का कार्य जो है वो मुद्रा करती है। जैसे कि उदाहरण तौर पर अगर घर है और घर बेच दिया तो बेचने के बाद में मुद्रा ही आती है, पैसे ही मिलते हैं। खेती बेच दी, उसका भी रूपांतर मुद्रा में होता है। सोना बेच दिया, बाद में मुद्रा ही मिलती है, पैसा ही मिलता है। तो मुद्रा में ये ताकत होती है कि मुद्रा किसी भी वस्तु को जो है वो क्या करती है, एक सामान्य रूप प्रदान कर सकती है। तो मुद्रा में वो एक शक्ति होती है कि वो किसी भी वस्तु को सामान्य रूप दे सकती है। तो इस प्रकार से ये आकस्मिक कार्य के ये 3 कार्य हमने पढ़े। पहला है सामाजिक आय का वितरण का साधन, दूसरा है साख अथवा कर्ज का आधार, और तीसरा है पूंजी को एक सामान्य रूप प्रदान करना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने मुद्रा के परिभाषा पढ़ी और मुद्रा के कार्य पढ़े। फिर से मैं कह रहा हूं कि मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक कार्य, जिसके 2 कार्य हैं, दूसरा है गौण अथवा सहायक कार्य, इसके ये 3 कार्य हैं, और तीसरा है आकस्मिक कार्य, ये इसके 3 कार्य हैं।